इस्लामाबाद की सबसे अच्छी बात मुजम्मिल पता है क्या है, वो ये है कि जब भी हो ना मौसम अच्छा, बारिश का मंजर हो या फिर घटाएं छाई हो, तो आप फौरन से कहीं भी बाहर जाकर खड़े हो जाएं, आपको पीछे मंजर जो है ना वो बहुत खूबसूरत मिलेगा। तो हमने यही कोशिश की है कि अपने ऑफिस के अंदर थोड़ा सा जरा हो जाए साइड पर और निकल कर आते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत मनाजिर और साथ साथ अपना शो भी करते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के अंदर क्या जबरदस्त किस्म की बारिश हुई है। और जब मैं रास्ते में आ रही थी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा था, बड़ी काली घटाएं छाई हुई थी, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा महसूस होना शुरू हो गया था। तो बहुत खूबसूरत मंजर था। हमने सोचा कि लास्ट मोमेंट पर कुछ इम्प्रोवाइज किया जाए। अपने स्टूडियो से निकलकर हम आ गए हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा और मेरे साथ मौजूद है मैं मुजम्मिल अली खान। और आप लोगों के लिए रेन की पहले वेदर अपडेट हम लोग लेके आते हैं। पंजाब के मुतादिद अजला के अंदर बारिश गरज चमक के साथ, और हमारे पास मतलाबी अब्र आलूद, और इसके साथ ही हमारे पास KPK के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे बारिश का समा बना रहेगा। इसके साथ हमारे पास इस्लामाबाद, पेशावर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर बादल बरसे। पेशावर के अंदर भी आंधी हुई गरज चमक के साथ, मूसलाधार बारिश। कोहाट, मर्दान, नौशेरा भी बारिश के। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू मैं अपडेट दे रहा हूँ हमारे वेदर के बारे में। और इसी के साथ रात को एक बहुत मज़ेदार सीन था, और वो क्या था कि हम लोग 10 मई की पूरी सेलिब्रेशंस में थे और इस्लामाबाद में चल रही थी आतिशबाजी, और बहुत प्यारा माहौल था क्योंकि सारी अवाम ने मिलकर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की जिस तरह से हक बनता था। तकरीब जो है ना वो इस्लामाबाद में मनाई गई थी, हम सब जानते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। वैसे मुझे यहाँ से खड़े होकर मॉन्यूमेंट नजर भी आ रहा है जहाँ पर ये मरकजी तकरीब हुई थी। लेकिन पहले आपको अपडेट दे देते हैं मौसम के बारे में कि मुल्क भर में क्या सिचुएशन है और कहाँ कहाँ बारिश का इम्कान है और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर फोरकास्टिंग मेट। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी सुबह कैसी हुई है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या अपडेट लेकर आए हैं आप मौसम के हमारे लिए? जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ऐसा है कि मौसम के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि अभी जो वेदर सिस्टम जो पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, अभी पाकिस्तान के इलाकों में ही मौजूद है। अब ज़्यादा ये जो बलाई पंजाब के इलाके होंगे, शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, अभी भी इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं गरज चमक हो रही है, कहीं तेज़ आंधी चल रही है। आने वाले 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे में ये बलाई पंजाब में मजीद बारिश करेगा। खिता पठवार में बारिश होगी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिश हो जाएगी, आंधी भी चल सकती है इसमें। और इसके अलावा जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, इवन के फैसलाबाद में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है ना वो आंधी के साथ बारिश मजीद हो सकती है। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पास मर्दान एरिया में रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और काफ़ी लोग जाँ बहक भी हुए हैं, और बारिश बहुत तेज़ थी, आंधी भी थी, गरज चमक भी थी। फ्लड वार्निंग्स पंजाब में और पंजाब के लोअर एरियाज़ में है? देखिए अभी कोई ऐसा फ्लड के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फ्लैश फ्लड या फ्लड नहीं है। अलगरज इसमें आंधी है, तेज़ हवाएं हैं, जिसकी वजह से बिलबोर्ड और जो सोलर पैनल्स या लोगों के इस तरह की चीज़ें हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो जिन्होंने गंदम की कटाई की हुई है, गंदम के रखी हुई है, उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो है लोगों को जो है ना वो ज़ाहिर बात है, हमने पहले भी इसमें कहा हुआ था कि इस अरसे के दौरान में जो है ना वो या तो गंदम काट के ना रखें, अगर तो कुछ एहतियात कर लें जो है ना। इस बात है, आंधी है, आंधी के साथ जो है ना ये सिलसिले। अच्छा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो दी है इरफान साहब ने कि भाई अगर आपकी गंदम कटी हुई है, जितने भी अगर कोई हमें देख रहा है किसान, तो भाई आपने अपनी गंदम को सेफ रखना है। दूसरा ये कि क्योंकि आंधियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बारिश चाहे इतनी ज़्यादा ना हो लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो कहीं पर आपको बिल बोर्ड्स, बड़े बड़े पोल्स नज़र आए ना, तो वहाँ से आपने दूर रहना है, अपने आप को महफूज रखना है। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताइए, एक तो सिंध के बारे में भी अपडेट दे दीजिए कि वहाँ पर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, और क्या ये मामूल की बारिशें हैं या आउट ऑफ रूटीन बारिशें हो रही हैं? देखिए जो है सिंध में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 रोज़ में, 2-3 रोज़ तक जो है ना वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शूट नहीं करेंगे। ताहम 2-3 दिन के बाद जो है ना वो टेम्परेचर है ना वो सिंध के इलाकों में, जनूबी इलाकों में भी, जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, इसके अलावा जनूबी बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ पर 2-3 रोज़ के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी हो सकता है। जी जी, हमारे पास इस वक्त लाहौर के अंदर कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 आ रहा है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सिंध जो कि है उसकी हीट वेव पे इस वेदर सिस्टम का कोई असर नहीं पड़ेगा?
देखिए ये जो वेदर सिस्टम है थोड़ा सा रिलीफ लेके आया है बलाई इलाकों में, अपर पार्ट्स में, जबकि जो आपके जनूबी इलाके हैं यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर रुक गया है, थोड़ा सा कमी भी आई है बाज़ इलाकों में। तो सिंध के इलाकों में भी, ठीक है। जनूबी पंजाब के इलाकों में भी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, 1-2 दिन यकदम बढ़ेगा नहीं अब जो है ना वो ये ऐसे ही रहेगा। ओके। रिलीफ उनको भी थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना वो गर्मी टूट जाए ऐसा नहीं है, लेकिन रिलीफ उनको भी मिलेगा। रिलीफ मिल जाएगा और 1-2 दिन तक बढ़ेगा नहीं एकदम से टेम्परेचर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे लगता है माफ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वेदर सिस्टम आया है वो पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर गरज चमक के साथ बारिश लेके आया है, जिसके अंदर सरगोदा, भावलपुर, मियाँ वाली और रिलेटेड एरियाज़ यानी कि हाफजाबाद बेल्ट एंड अबव। विर्क साहब, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पास ये तमाम डिटेल्स लेके आए और आयशा की इंपॉर्टेंट बात सुनते हैं। देखिए ज़रूरी ये है कि पहले तो अपने बहुत ख्याल रखना अपना, ताकि आपको खांसी ना हो मेरी तरह, अदरवाइज आप किसी से बात करेंगे तो मेरी तरह एम्बेरस हो जाएंगे बात करते हुए। दूसरा ये कि 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे है, इसके अंदर आप इंजॉय भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, शामें आपके पास ही मौजूद होती, दिन में करें काम, शाम को ले बच्चों को और थोड़ा सा चले जाएं बाहर घुमाने के लिए, बच्चों को दिखाना या उनको वॉक्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह स्टूडियो के अंदर। वहां पे मेरी कॉफी और इनकी चाय या कॉफी व्हाटएवर वो इंतजार करिए। लेट्स गो। वेलकम बैक येट अगेन। मैं और आयशा आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर और जैसा कि आपको इस्लामाबाद के बाहर के हालात दिखा रहे थे कि बहुत प्यारा मौसम है और किस तरह से तकरीबात भी हुई हैं यहाँ पे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के ऊपर, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका पाकिस्तान पार्ट है वो है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात। मगर मसला ये है कि कशीदगी एक बार फिर अरूज पर पहुँच चुकी है। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात के खात्मे से रिलेटेड और जो अमेरिका के उनके डिमांड्स हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, साफ इनकार कर दिया। और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिस तरह से कहा था कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को किसी थर्ड कंट्री के पास ले जाकर रखवाएगा, उससे भी ईरान ने कहा है कि यह खबर भी बिल्कुल झूठी है और हम लोग अफजूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के पास मुंतकिल नहीं करवाएंगे और ना ही हम इस बात पे आमादा हैं। ईरानी मौक़िफ़ ये है कि जंग बंदी पहले की जाएगी, फिर उसके बाद बतदरीज आबना हरमुज़ को खोला जाएगा और फिर आबना हरमुज़ के बाद आइंदा 30 रोज़ के अंदर हम लोग जौहरी मामलात के ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो है ना वो ख़त्म भी हो गई हैं, क्योंकि ये भी कुछ तज्जियाकार की तरफ से आ रहा था कि शायद ईरान जो है ना वो तैयार हो गया एनरिच यूरेनियम जो है वो देने के लिए। ठीक है, इसके बारे में क्लैरिटी आ गया। दूसरा ये ईरान के जवाब के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईरान कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उनकी सॉवरेनिटी को तस्लीम किया जाए और दूसरा ये जितना नुकसान हुआ है उसको कॉम्पेंसेट किया जाए अमेरिका की तरफ से या फिर जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उनकी तरफ से। इसके ऊपर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये अनएक्सेप्टेबल है और जो ये किया जा रहा है ईरान की तरफ से, दुनिया 47 सालों से इंतज़ार कर रही है, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम इससे क्या समझें, इसका मज़ीद जो है फ्यूचर क्या हो सकता है और पाकिस्तान का किरदार एज मीडिएटर, ऑल्दो हम जानते हैं कि ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान के कहने पर हम जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको रोक रहे हैं, पाकिस्तान के कहने पर हम ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के कहने पर हम जो मुज़ाकरात है ना उनको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान का किरदार आगे कैसा हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान। आप सब जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर हमारे शोज़ का हिस्सा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, और आप लोग तो बहुत प्लेजेंट वेदर में अभी वहाँ से आ रहे हैं, तो यकीनन जिस तरह के साइंस के मूड भी बड़ा अच्छा होगा। बल्कि इस्लामाबाद हमने सोचा कि इस्लामाबाद के मौसम के साथ दिल का मौसम भी अच्छा कर लें और देखने वालों के दिल का मौसम भी अच्छा हो जाएगा। इवन तो रात 2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा मैं, बट मौसम बहुत अच्छा है आज। मार्का हक के बाद दिल का मौसम भी अच्छा ही नजर आता है पूरी कौम का। और ये मैं बताता चलूं कि आप लोगों का मूड जो भी मुझे नजर आ रहा है, मालूम होता है कि सेरोटोनिन और डोपामिन है और ये इस मौसम के असर की वजह से बढ़ता है। जिस तरह के साइंस कहती है, जो कि मूड को भी बेहतर करता है और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। तो मुझे यकीन आज सवालात भी आप एक और साइंस है जो समझ नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, वो ये साइंस है कि आखिर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए कौन सी साइंस दरकार होगी और ये जो टग ऑफ वॉर है ये अब किस मरहले में पहुंच चुकी है? बिकॉज एक साइड से पुल और दूसरी साइड से काउंटर।
वो जो साइंस दरकार होगी, मैं आपको इशारा देता चलूं कि वो जो नॉर्थ कोरिया के तरफ से मैसेज गया है, वो जी, साइंस उन्होंने का ही आइन में मैसेज जो है तब्दीली कर ली दुनिया है के अपनी, दुनिया दैट के वाज तरफ वेरी सिग्निफिकेंट। दुनिया की तरफ से, तो वो तो है उसकी साइंस। वो है जंगों की बात हम बात कर रहे थे आज। बहरहाल आ जाते हैं पाकिस्तान के। देखें, कल जब मार्का हक की सुबह को स्पीच हो रही थी तो बड़े माने खेज स्पीच थी, और उसमें मैंने देखा कि वही जो हमारी कदोखार फॉरेन पॉलिसी की, और जिस तरीके से मार्का हक के बाद हमारे कदो काट बढ़ा, उसके बाद जिस तरह फील्ड मार्शल ने जिक्र किया सैयद आसिम मुनीर ने कि हमारे दोस्त बढ़ते जा रहे हैं, हम पर एतमाद होता जा रहा है, मीडिएशन के लिए अमेरिका भी ट्रस्ट कर रहा है और ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है। अब रहा सवाल कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उजलत में जिस तरह के आजकल फैसले हो रहे हैं व्हाइट हाउस में, ज्यादातर उजलत में हो रहे हैं, ज्यादा उसकी इनपुट किसी की लेने की महफिल जहमत गवारा नहीं की जा रही है। यही साबित हुआ है 28 फरवरी को जब हमला किया गया, तो यही बात बाद में उनके अपने गिरदो नवा के लोग बता रहे हैं और उनके अपने इंस्टीट्यूशंस की लोग बता रहे हैं अमेरिका के कि उसमें ज्यादा सलाह मशवरे नहीं किए गए थे। तो लिहाजा अब भी जो आपने रात को बयान देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको मुकम्मल तौर पर मैं पसंद नहीं करता और ये है कि मैं इसको मंजूर नहीं करता, तो उनका उसमें जो मैं उससे इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि वो उसको कुल्ली तौर पर नहीं, जुज़वी तौर पर अब भी उसको वो तस्लीम करते हैं। और इसको फॉक्स न्यूज ने उसका अयादा कर दिया। फॉक्स न्यूज क्योंकि ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप की बोली बोलता है, अगर वो कोई चीज लीक करता है तो थोड़ी सी उस पर तवज्जो देनी पड़ती है, और वो कहता है कि ईरान का रिस्पांस जो है वो यही कहता है कि जी आप हम फाइटिंग को, यानी हम लड़ाई को बंद करते हैं पहले, और फिर ग्रेजुअली हम रीओपन करेंगे हरमुज को, और आप ब्लॉकेड को ग्रेजुअली रीओपन कर दें। मतलब ये कि आनन फानन में 1-2 दिन में वो उसको कर देंगे। आप ये जो बात कर रहे हैं 30 दिन के विंडो, जी 30 दिन की विंडो, और जो है ट्रंप जो ये बात कर रहे हैं, ट्रंप की तरफ से या ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ये जो फैसले किए जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सलाह मशवरे नहीं किए जा रहे उनकी तरफ से, क्या कांग्रेस की सपोर्ट उनको हासिल है? और अगर खुदा न खास्ता कल को दोबारा से अटैक करने की कोशिश की जाती है तो क्या कांग्रेस उनके साथ होगी और ट्रंप के लिए इतना आसान होगा वो अटैक करना? जी, कांग्रेस तो क्योंकि मेजॉरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें मासिवाय एक आध कांग्रेसमैन के ज्यादातर वो, बहरहाल इसका मुख्तसर जवाब ये है कि यस, मेजॉरिटी की वजह से कांग्रेस तो साथ दे जाएगी, लेकिन वो तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की मियाद पूरी होने से पहले सीजफायर कर दिया, और अब इंटरप्रिटेशन ये दी जा रही है लीगल कि क्योंकि सीजफायर है, लिहाजा अब अगर जंग शुरू हुई तो दोबारा से आगाज हो जाएगा। जी हाँ, तो बहरहाल आपने बात की कांग्रेस की। कांग्रेस से हटकर अगर हम बात करें तो मिलिट्री उनकी क्या कहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके तरफ से जो अगेन खबरें लीक हुई हैं उसके मुताबिक ये है कि इफ यू वर थिंकिंग टू रीस्टार्ट द वॉर, दे शुड बेटर नॉट थिंक अबाउट इट। मतलब ये है कि दोबारा जंग का करना मुनासिब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो वही बात जो हम आपके प्रोग्रामों में करते रहे हैं, मल्टीपल चैनल्स पे करते रहे हैं कि ये दलदल है, इस दलदल में फंस जाएंगे, और यही फॉक्स न्यूज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और कुछ खबरें लीक हुई हैं उससे यही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बात आगे कहाँ जाएगी। मेरा अपना तजिया इसमें ये है, अगर नुक्तों से नुक्ता मिलाया जाए, हालातों वाक़यात सामने रख के अगर सोचा जाए और उस पर गौर किया जाए, तो हमारे सामने बात एक वाज़ेह आती है, और वो पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना तो अब जा रहे हैं, जाहिर है 3 दिन रह गए, 4 दिन उसमें, तो जब वो वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ चाइना के दौरे के दौरान ही कुछ जो डेवलपमेंट मीडिएशन हमारी तरफ से हुई है उसकी कुछ मजीद खदोखाल मजीद वहाँ अनाउंस होंगे, और उसके बाद फिर ये जंग बंद होती नजर आ रही है। अच्छा, 3 दिन में डॉक्टर साहब, एक छोटी सी एडिशन भी करते चलें इसी पॉइंट में, प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। छोटी सी एक एडिशन करते चलें कि हमारे पास सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का माइंड हमें एक जगह पे नजर आता है हर डिसीजन के अंदर, और हर पैगाम भेजने रिसीव करने के बाद, भेजने से पहले हमें सिविल, बिल्कुल सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक रिदम में नजर आती है, जिसकी वजह से कौम भी काफ़ी सुकून में होती है। जब कोई भी फैसला लिया जा रहा होता है तो हमें पता होता है कि अच्छा ठीक है, सारी लीडरशिप एक जगह पे और हम उसको बैक कर रहे हैं एज कॉम। हमें ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से नज़र नहीं आ रही, एंड बीइंग द हेजेमॉन इन द वर्ल्ड, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे काम करें। आपको लग रहा है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेम पेज पे नहीं है इस वॉर को लेके?
जी हाँ, बिल्कुल। वो तो अपने उनके काबरीन और अपने उनके पॉलिटिकल साइंटिस्ट और अपने उनके एनालिस्ट बात ही कर चुके हैं। ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं और बहुत सारे इख्तिलाफात हैं और वो बयान भी देते जा रहे हैं साथ साथ। उसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। उसमें तो आपको यू विल फाइंड टन्स ऑफ मटेरियल, टन्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स ऑन द नेट ऑल्सो, जिसमें कि आपको इख्तिलाफात नजर आते हैं। ये दुरुस्त है और यही वजह है कि फैसला साजी में उनको दुश्वारी भी हो रही है। अगर फैसला नेशनल इंटरेस्ट है, जहां अगर यूनाइटेड नेशन समझता है कि उनका ये नेशनल इंटरेस्ट है इस जंग को जारी रखना या इस जंग को खत्म करना, तो फिर जाहिर है ये बात जो पाकिस्तान में आपने की कि पाकिस्तान आजकल जाहिर है सलाह मशवरे करता है। आपने देखा कि जब मार्काए हक तो बाद में शुरू हुआ, उससे पहले जब हमें भक्तियां, गिदड़ भक्तियां और जो धमकियां दी जा रही थी 22 अप्रैल के बाद से लेके 26 अप्रैल तक, तो हम खामोश रहे, हम कहते रहे, बयान देते रहे कि ये हमें धमकियां ना दी जाए। और फिर 26 को हमने उसको सरकारी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल करके दुनिया अक़वाम को एक एलामिये के जरिए बता दिया कि जिस तरह इंडिया चाह रहा है, जिस तरह इशारे मिल रही हैं, जिस तरह हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही है कि इंडिया ने हमला करना है, अगर उसने हमला किया तो हमने बिल्कुल रोड मैप दे दिया था कि हम क्या करेंगे। और हमने उस रोड मैप के तहत मार्का हक भी किया, बनियानुल मसरूज भी किया। तो लिहाजा हमने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, बिल्कुल दुनिया के सामने। और इसीलिए हमारी वो जो ट्रांसपेरेंसी है, हमारी साफ और शफाफ जो उस वक्त पॉइंट्स हमने दिए, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया। और क्योंकि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया, तो हमारी जो अफजलियत में, हमारी अहमियत में, हमारी अफादियत में दुनिया ने देखा कि इजाफा हुआ। और यही इस चीज का जिक्र कल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किया है। और उन्होंने यही कहा कि हम दोस्तों की तादाद बढ़ गई। वो इसीलिए बढ़ गई कि आपने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना कदकात बढ़ाया, अपने कौम की इज्जत व वकारो तकरीम में इजाफा किया। और जब किसी कौम की इज्जत व वकारो तकरीम में इजाफा होता है तो दुनिया उनसे राहो रस्म करना चाहती है, दुनिया उनसे अपने रिश्ते नाते जोड़ना चाहती है। इसीलिए आपके दोस्त भी ज्यादा हो गए। और बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आप जी आप कुछ पूछ रहे जी। मैं कही थी लास्ट कमेंट आप कर लीजिए, देन वी आर आउट ऑफ टाइम और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, बस अब जिस तरह की कल भी बात हुई है, अब देखना यह है कि ये तमाम की तमाम हमारी जो बामो अरूज पर हमारी फॉरेन पॉलिसी पहुंची हुई है, जिस तरह कल जिक्र भी हुआ कि अब इसको मार्का हक की तरह हम अपनी मईशत को भी एक उसी अंदाज में हम लेके चले, वही वन पेज पर रह के चले, उसी तरीके से हम अपने रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स ठीक करें, उसी तरीके से नौजवाना ने मिलत को एक हौसला दे, एक उम्मीद दे कि मुल्क है और ये मुल्क जो है, इस मुल्क को बनाने में खुदा वन ताला ने हमारी मदद की और ये मुल्क अल्लाह ताला की मदद से ये मुल्क बना है और ये जारी और सारी रहेगा। इसमें बहुत सारा पोटेंशियल्स हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। मार्का हक की तरह मेहनत करेंगे और लेकिन हमारे काबरीन को यकजा बस वो थोड़ी सी मेहनत जो है ना जरा हंगामी बुनियादों पर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मईशत और फिर महंगाई की अगर हम बात करें, आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, आप तो जानते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि अल्लाह करे जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म किया है ना, बिल्कुल उसी तरह से अपनी मईशत के अंदर भी परफॉर्म करें। दूसरा ये कि अभी लगता है कि ईरान और अमेरिका के मामले के अंदर हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जब हम पुश एंड पुल की और टग ऑफ वॉर की बात करें तो पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान में भी हमें यही सब कुछ नजर आता है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ढाका टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अच्छा, मैच के तीसरे रोज पहली इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम 386 रन बनाकर आउट हो गई और इसे 27 रन के खसारे का सामना करना पड़ा। अब नौजवान बैटर आजान अवैस ने अपने डेब्यू टेस्ट के अंदर एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इन्होंने सेंचुरी स्कोर करके इन्होंने ये बताया कि ये इस काबिल हैं कि इंटरनेशनल टीम के तरफ से जाके इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि अब्दुल्ला फजल ने भी पहली ही टेस्ट इनिंग्स के अंदर जिम्मेदाराना जो कि है उन्होंने 50 खेला और उसके बाद उन्होंने एक अदद अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस का इख्तिताम भी किया। अच्छा, अब इस सारे सिनारियो को लेते हुए और पाकिस्तान और बांग्लादेश की पोजीशन को ढाका में लेते हुए
हम लोग दो चीज़ों पे बात कर सकते हैं। एक, मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिकेट के जो हमारे पास अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है और ना ही मेंशन्ड है, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिकेट, प्लेयर्स के फिजिक के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करना। लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश क्या कर रहे हैं अपनी टीम के साथ और किस तरह से पाकिस्तान के लिए थ्रेट बन के साबित हो सकती है वो टीम अपने कोचेस की वजह से और प्लानिंग की वजह से, कहां पे हमारे गैप्स हैं, इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे पास डॉक्टर नुमान मौजूद हैं। और क्यों? क्योंकि वो, मैं उनको अपना टीचर भी मानता हूं डॉक्टर नुमान को, और मैं उनके साथ बड़ा अच्छा एक मेरा दोस्ती वाला रिलेशन भी है। एट द सेम टाइम आयशा का मजाक भी चल रहा होता है कि डॉक्टर साहब के साथ कभी पिज्जा लगता है और कभी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Aisha Muzammil, good to see you. Sir, So good to fresh see in the you. morning. गुड टू सी यू टू। हमें हमेशा बहुत मज़ा आता है एज मुजम्मिल सेड आपसे बात करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई अच्छा परफॉर्म करे या कोई बुरा परफॉर्म करे तो वी आर वेरी क्विक टू जज, वी आर वेरी क्विक टू सेलिब्रेट, या फिर कोई बुरा करे तो हम बड़ी जल्दी कहते हैं कि भाई इसको निकाल देना चाहिए। अब अजान और अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस जो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारी खुशी ठीक है या फिर हम अभी भी बहुत क्विक जो है ना है अपनी सेलिब्रेशन के अंदर? अच्छा, नंबर वन, बहुत ही जबरदस्त आपने रेलेवेंट सवाल किया। एक तो ये है कि ये टेस्ट क्रिकेट है एंड टेस्ट क्रिकेट इज द रियल एसेंस ऑफ क्रिकेट, जहाँ पे आपका टेम्परामेंट, सिचुएशनल एडजस्टमेंट, साइकोलॉजिकल, आपकी स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड्योरेंस, स्किल, सब कुछ जो है वो काम आता है। हर सेशन बाय सेशन ये चीज़ें चेंज होती हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान शायद लोअर मिडिल टीयर की टीम्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ये लाजवाब है। ये शायद PSL और IPL से बहुत ही ज्यादा मजे की क्रिकेट देखने को मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपने अजान अवैस की बात की, ही इज प्लेइंग हिज 34th फर्स्ट क्लास मैच और वो ऑलरेडी 1100 कर चुका है, यानी ही स्कोर्स 100 एवरी थर्ड फर्स्ट क्लास मैच। ये जिसने डेब्यू पे 100 किया टू बिकम द 14th पाकिस्तान नीड टू एक्चुअली शेयर दिस रिकॉर्ड। बहुत ही कमाल का लड़का लग रहा है। और क्यों लग रहा है कि मुश्किल कंडीशन है उसके लिए कि वो जाके बाहर ओपन कर रहा था और छोटे पैर से खेलता है, क्रीज में ज़्यादातर रहता है, आगे और पीछे परफेक्ट बैलेंस है, हर गेंद को खेलता है और मेरिट पे खेलता है और क्रिकेटिंग अवेयरनेस और हाई सेल्फ बिलीफ लगा। तो ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडिजी है, इसको ज़ाया आप कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अब आप बात करें अब्दुल्ला फजल की, टोटली डाइवर्स। अब्दुल्ला फजल ने वो करके दिखाया कि शायद अब्दुल्ला के 60 रन जो हैं वो बर्तरी रखते थे ऐजान के 100 पे। वो क्यों? Really? क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में वो चीज़ें भूल गए हैं जो टेस्ट क्रिकेट का मजाज है। उसने 25 गेंदें छोड़ दी थी, 1 रन बनाया था। ही न्यू कि कौन सी कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में लैटरल मोमेंट के साथ उसने बॉल को छोड़ना है, बिकॉज ही वाज प्लेइंग टेस्ट मैच। अब हुआ ये है कि T20 के इम्पैक्ट की वजह से साउथ शकील का आपको आउट होना नजर आएगा। साउथ को मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, जिस वक्त वो बिल्कुल ही बच्चा था और अंडर 19s में वो 45-50 रन के बाद स्वीप करना शुरू करता था। उसने बीच में से स्वीप शुरू में मार दी बिकॉज अभी एकदम वो T20 से शिफ्ट हुई है टेस्ट क्रिकेट में। सो ये अनफॉर्चुनेटली जो T20 का इम्पैक्ट है। तो अब्दुल्ला फजल की जो एक अच्छी चीज ये है कि वो, जिसको हम अपने स्लैंग में कहते हैं, ठक्का भी लगा सकता है। ही कैन एग्जॉस्ट मैनी ओवर्स, ही कैन स्टे देयर, प्ले सिचुएशनली एज वेल एज गियर चेंज कर सकता है। ही कैन हिट ब्लेटेंटली और बड़े बड़े लंबे छक्के मारता है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज कि लोगों को टेस्ट क्रिकेट का एक और मजाक समझना चाहिए कि बाबर आजम नंबर 4 पे खेलते हैं या नंबर 3 पे खेलते हैं और रिप्लेसमेंट अब्दुल्ला फजल आया। अब्दुल्ला ने 60 भी कर दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर सिलेक्ट में बाबर ने वापस आना है तो यू कैन नॉट इमेजिन ड्रॉपिंग साउथ शकील डाउन के उसने रन नहीं किए। And when it comes to politics in the cricket and the selection of the cricketers, उसके ऊपर मैं चाहूंगी थोड़ा कमेंट करें कि नई इंडक्शन हमारे पास होती है। आप भी इसे एग्री करते हैं? अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अजान ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब पुराने खिलाड़ी अपनी जगह ना छोड़ना चाहें और फिर एक जो अजीब सा कंपटीशन क्रिकेट टीम के अंदर शुरू हो जाए, फिर क्या होता है डॉक्टर साहब? देखें, मैं अभी वही बात कर रहा था कि अब्दुल्ला फजल असूलन फिर यू हैव टू लीव हिम आउट टीम्स की 11 में से, क्योंकि आपने एसरटेन भी कर लिया, देख भी लिया, आपको पता है कि ही इज रेडी, ही बिलोंग्स देयर और वो आपकी टीम के साथ रहे। बट अब जैसे बाबर आजम है, उनके क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसके उतने ही क्रिटिक्स हैं और उतने ही उसके पैशनेट फॉलोअर्स हैं, दोनों ही अनरीजनेबल हो जाते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट से आप उसको हटा दें, वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में बाबर इज स्टिल
पाकिस्तान बेस्ट बैटर, तो उसका टेस्ट क्रिकेट में भी इतने अच्छे रन्स नहीं हुए, बट ही नीड्स टू कम बैक एंड प्रूव। लेकिन अच्छी हार्टनिंग चीज़ ये है कि आपको अब रिप्लेसमेंट्स सामने नजर आना शुरू हो गई हैं। अजान शुड बी देयर ओपनिंग फॉर पाकिस्तान, और अब आपके पास एक आपको ऊपर से प्लेयर मिल गया। सो अभी जो बैटर भी तो वैसे डॉक्टर साहब, आई डोंट नो आप अग्री करेंगे या नहीं, एज अ T20 बैटर भी बाबर ने वैसे अपने आप को साबित तो कर दिया PSL के अंदर जितवा कर पेशावर ज़मीन जी, वो लेकिन PSL में किया ना जी। नाउ व्हाट ही नीड्स टू डू इज, क्या वो देखें, एक और चीज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जब बड़ा प्लेयर 100 करता है T20 में तो स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर होता है। बाबर ने अपने लिहाज से तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। एक जब 100 किया PSL में उसमें स्ट्राइक रेट 178 था, एक जो किया उसमें 193 था, लेकिन स्टिल उसकी जो सिंकिंग है अब वो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के साथ शायद नहीं होती। सो व्हाट ही नीड्स टू डू कि किस नंबर पे खेलना है। अगर उसने ओपन ही करना साहब, है आपकी तो किसकी बातें जगह बहुत लोगों को बुरी भी लग सकती हैं। मतलब ये वो बातें हैं कि जो सुन के बहुत सारे लोग बात माइंड भी कर सकते हैं। आपने एक बात बताई थी मुझे, आपने कहा था कि क्रिकेट पॉलिसीज़ जब चेंज होती हैं और प्लेयर्स के अंदर जब तक वो पॉलिसीज़ अपनी जगह बनाती हैं उनके क्रिकेटिंग के मिजाज के अंदर, उसके दरमियान हमें परफॉर्मेंसेस चेंज होती हुई नज़र आ रही होती हैं। मुझे याद पड़ता है आपके ऑफिस में बात हुई थी, और उस डिफरेंस की वजह से हमें नज़र आता है कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स गो बैक टू द पार्ट वेयर यू मेंशन्ड कि आपने T20 क्रिकेट की वजह से टेस्ट के अंदर प्लेयर्स का मिजाज चेंज होता हुआ देखा है। टेस्ट क्रिकेट के ऊपर क्या मेहनत की नहीं जा रही, या T20 के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? वेयर आर वी लैकिंग? ओके, ये हम लैक नहीं कर रहे, हमने तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए ना। हम तो सिर्फ T20 रज़मटास की तरफ चले गए, बिकॉज इट इज क्विक अर्निंग, बहुत जल्दी पैसे बनते हैं। क्रिकेट बोर्ड्स के भी, ICC के भी, एशियन क्रिकेट के भी, और जो भी बॉडीज हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि टेस्ट क्रिकेट ब्रॉडकास्ट की मार्केट नहीं है, क्योंकि दो किस्म के जो हैं वो आई बॉल्स होते हैं, दो किस्म की व्यूअरशिप होती है। एक कॉनसेयर्स होते हैं जो कि क्रिकेट लिटरेट होते हैं, वो अब कम होते जा रहे हैं, और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस हो गई क्रिकेट पैशनेट की। क्रिकेट पैशनेट वो क्रिकेट इतना समझते नहीं जितना कि उनको चार्म करते हैं। तो T20 क्रिकेट, उनके अटेंशन स्पैन्स भी काफी कम है ना, वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। और T20 क्रिकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट में आप ये सोच लो कि जो 20 ओवर के एक मैच की वैल्यू है वो पूरे 5 दिन के टेस्ट मैच की वैल्यू है। सो दैट इज द रीजन कि कोशिश ये होती है कि जितनी T20 क्रिकेट हो। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट ने, क्योंकि राइट्स ब्रॉडकास्टिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, प्रोडक्शन बहुत महंगी हो गई हैं, तो उसके लिए टेस्ट क्रिकेट पर से पुश डालते चले जाते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे बेस करती है, और हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेते, और हमने आज तक अटेंशन दी नहीं उस तरफ। दैट इज द रीजन। अभी आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी का क्लासिकल एग्जांपल ले लें। T20 करने आएगा तो 140 पे गेंद करेगा, 142 पे, बिकॉज ही नोज के 4 ओवर करने हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक जो फास्ट बॉलर होता है, एक्सप्रेस या तगड़ा जो स्पेयर हेड होता है, उसको तीनों सेशन में स्पीड मेंटेन करनी होती है। टेस्ट मैच में उसकी स्पीड 132 133 हो जाती है। व्हाई? क्यों? वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इन लोगों की तो नहीं होती थी कम। सो दैट इज द रीजन। क्या है कि 4 ओवर की ट्रेनिंग करते हैं, अब साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं कर रहे। ये आपकी मसल मेमोरी बनती है, आपकी इंड्योरेंस बनती है। वो जब आप करेंगे तो आपकी मसल मेमोरी होगी लंबे और ये इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट क्रिकेट के लिए। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ डॉक्टर, टेस्ट क्रिकेट एंड्योरेंस इन टेस्ट क्रिकेट, इट्स वेरी नेसेसरी। थैंक यू सो मच। अब जैसे मोहम्मद अब्बास है, ही इज अ वर्कमैन लाइक बॉलर। व्हाई? क्योंकि 217 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुका है, 886 विकेट्स ही हैज टेकन। लाइन फर्क होती है, लेंथ फर्क होती है, पिच करना फर्क होता है, और एंड्योरेंस आपको चाहिए होती है कि आप सस्टेन करें जिस स्पीड पे आप बॉलिंग करते हैं, फिर आप हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप देखें छोटा सा ओपिनियन देते जाएं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ड्रीम बॉलिंग लाइनअप अगर आप करंट प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाएं तो आपका जो अटैक होगा वो क्या होगा? पाकिस्तान का आप कह रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल। आप पाकिस्तान का पूछ रहे हैं? जी जी मुजम्मिल जी टेस्ट पाकिस्तान का।
आप पाकिस्तान का पूछ रहे हैं। ड्रीम 11 तो बनती है, देखें मैंने हम लोगों ने फजल साहब को तो नहीं देखा, बट फास्ट बॉलिंग अगर आपने करनी, यू हैव टू पिक, अगर 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो इमरान खान, वसीम अकरम, वका यूनिस, मोहम्मद आसिफ को मैं जो है वो एज दे दूंगा सरफराज नवाज पे। और अगर मैंने जहाँ पे देखना है कि मुझे दहशत चाहिए और मैंने इंटिमिडेट करना है और पिच ऐसी है, वहाँ पे मैं शुएब अख्तर को लेके आऊंगा और एक इनमें से फास्ट बॉलर को बाहर बैठाऊंगा। बट द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर प्रोड्यूस इंक्लूड्स इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस। बस करें डॉक्टर साहब, गुना मिलता है, एक नाम आप बार बार लिए जा रहे हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर गुना मिलता है नाम लेने से। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद थे और जिक्र कर रहे थे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज का। और पाकिस्तान अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नई इंडक्शन जो हो रही है टैलेंट की वो भी बहुत अच्छी है। अजान हो गए या फिर अब्दुल्ला हो गए। शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो क्रिकेट के मैदान के अंदर स्पेशली टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से वो बन चुके हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह अफरीदी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो जब एक दूसरे से पूछते थे कि भाई आपने बड़े होके क्या बनना है, या आपके अम्मी अब्बू क्या चाहते हैं कि आप बड़े होके क्या बने, मेरा तो जवाब वैसे नहीं होता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, अम्मी मेरी चाहती थी। आपकी अम्मी क्या चाहती थी, आप क्या चाहते थे? द स्टैंडर्ड, कभी पायलट कभी डॉक्टर, डिपेंडिंग ऑन हफ्ता कैसा गुजरे उसके हिसाब से मेरा प्रोफेशन चेंज होता रहता था ऑल थ्रू आउट द मिडिल स्कूल। बट डॉक्टर लिस्ट पे हमेशा रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो है ना वो यही बात करते हैं कि उनके अम्मी अब्बू ये चाहते हैं कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने। और फिर आपकी जब बेटी ऐसी हो कि वो डॉक्टर तो बने लेकिन वो ऐसी डॉक्टर बने कि आप नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान को उस पर फख्र हो जाए। ऐसा ही हुआ है हरीपुर से ताल्लुक रखने वाली कंदील मुर्तजा के साथ, जिन्होंने अपनी गैर मामूली मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस हकीकत को कर दिखाया है सच। MBBS के इम्तहानात थे, उसमें की शानदार कारकर्दगी और ऐसा मुजाहरा उन्होंने किया शानदार कारकर्दगी का कि खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में 17 एक या दो नहीं पूरे 17 गोल्ड मेडल्स हासिल करके उन्होंने कर दी है तारीख रकम। और हमारे साथ मौजूद हैं खुद कंदील, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंदील, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मुबारक हो आपको एंड बहुत फख्र महसूस हो रहा है हम लोगों को भी कि हमारी एक बहन जो है उसने ये कामयाबी हासिल की है। कैसा महसूस कर रही हैं आप और कितनी अहम और ख़ास है आपके लिए ये कामयाबी? Thank you so much for giving me opportunity for this interview. और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये एहसास की बात है और मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। और मैं अपने वालिदैन की और अपने असातिज़ा की भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ही उनकी मेहनत की वजह से और उनकी दुआओं का। और जी इस लम्हे कंदील आपके एहसासात क्या थे? बिकॉज 17 मरतबा किसी का नाम पुकारा जाए गोल्ड मेडल के लिए, हमें एक मिल जाता था तो छलांगे मारते थे हम। जिंदगी में नहीं मिला भाई, लेकिन 17 मिल गए। जी प्लीज। That was the most excited and emotional moment for me and I had literally my goosebumps because जिस तरह डॉक्टर शेफात फला मेरा नाम पुकार रहे थे और मुझे लगता है कि जो इसमें से तो सबसे ज़्यादा रोल उन्हीं का है कि उन्होंने इतनी एनर्जी के साथ और इतनी एक्साइटमेंट के साथ मेरे नाम पुकारा और जिस तरह पूरे हाल में लोग जो है वो तालियां बजा रहे थे और सब कुछ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इमोशनल भी थी और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और लिटरली आई हैव टीयर्स इन माय आईज एट दैट टाइम। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोमेंट था और आई थिंक अच्छा कंदील, पता है आप वो बच्चों में से हैं या वो लड़कियों में से हैं जिनकी मिसालें दे दे कर अब पेरेंट्स जो है ना उन्होंने कहना है कि देखो उस बच्ची ने कितने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए। बच्चे जो है ये भी अक्सर जवाब पेश करते कि भाई उनकी किस्मत अच्छी थी या उनका हाफजा अल्लाह ताला ने ऐसा बना के भेजा या फिर वो प्रोडिजीज थे जी बचपन से ही इस तरह से है। तो मैं चाहूँगी ज़रा आप ये बताइए आपकी रूटीन किस तरह की होती थी पढ़ाई की? क्या आप 24 में से 25 घंटे बस पढ़ती रहती थी? आई वॉज कंसिस्टेंट। आप जब किसी चीज़ में कंसिस्टेंट होते हैं तो आपको अपने गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और मेरा रूटीन भी यही था कि मैं डेली स्टडी करती थी और कंसिस्टेंटली स्टडी करती थी। हाँ कभी कभी बहुत मुश्किल टाइम भी था, आप बर्न आउट हो जाते हैं क्योंकि MBBS की स्टडी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और 5 इयर्स तक लगातार स्टडी करना और उसको फिर मेंटेन करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था।
लेकिन अगर यही है कि अगर आपने कुछ अपने ख्वाबों को पूरा करना होता है तो आपको कुछ मुश्किल टाइम भी गुजारना होता है। तो आई रियली डिड हार्ड वर्क। अपनी तरफ से मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं अच्छे से स्टडी करूँ और अपना टाइम जो है वो अच्छे चीज़ों में कंज्यूम करूँ। और बाकी बाकी लोगों को मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने पोटेंशियल को देखें कि आप एक दिन में कितना स्टडी करते हैं। ये नहीं है कि आप दिन में 12-12 13 घंटे बैठ के पढ़ते रहें और अपनी सेहत का ख्याल ना रखें, अपनी मेंटल फिज़िकल हेल्थ का ख्याल ना रखें और अपनी नींद जो है वो डिस्टर्ब करें। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। आप स्टडी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। और दूसरा ये कि मैं अपनी कोलीग्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। अगर किसी को कोई स्टडी में मुश्किल हो, उनको पढ़ाना और ग्रुप डिस्कशंस करना, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। आप जब किसी चीज़ को किसी दूसरे को आप पढ़ाते हो तो वो आपकी अपनी मैंने ये सुना था, ये एक सेइंग सुनी थी कि जज्बा जो है ना वो अकल को ऊँघने नहीं देता। आज मैंने देख भी लिया। रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ट्रेट्स कहा जाता है व्यूअर्स कंसिस्टेंसी को। अब सिंस कंदील अपने बारे में बता रही हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना भी ख्याल रखा और अपनी तालीम का और अपने सफ़र का भी ख्याल रखा। भाई भी इंजीनियर हैं, इनके सिस्टर्स भी माशाल्लाह हाईली अकम्पलिश्ड हैं अपने एकेडमिक करियर्स के अंदर। कंदील, पेरेंट्स ने तो काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, तो आपके ख्वाब और आपकी सक्सेस क्राफ्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं? मेरा मानना ये है कि जो भी वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों की ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कुर्बानियाँ ज़रूर देते हैं। इसी तरह मेरे फ़ादर ने, मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी हैं। और मेरे फ़ादर खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और वो सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते थे। वो सिर्फ हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ, उन्होंने इतनी मुश्किलात का सामना किया था। और मेरी मम्मा स्पेशली, वो हमेशा मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहीं। स्पेशली जब मैं रातों को स्टडी करती थी, मेरे साथ रात को जागना और कोई भी टेस्ट हो मेरे साथ टेस्ट के लिए जाना। फादर जो है वो फाइनेंशियली उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं यही कहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं कभी भी उसका उनको रिटर्न कभी भी नहीं कर सकती हूँ, जितनी भी कोशिश कर लूँ। तो मैं हमेशा उनकी यही शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि उनका साया हमेशा मेरे सर पे कायम रखे। आपने सेल्फलेसनेस के बारे में अगर समझना हो ना तो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ करके देख लीजिए कि कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की है कंदील ने कि सबके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और डेफिनेटली बहुत कुर्बानियाँ देते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसी कंदील के पेरेंट्स से मिलती है। अच्छा कंदील, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये तमाम जितने भी देखने वाले लोग हैं ना, वो स्टूडेंट हैं या नहीं, उन सब से रिलेटेड है। जब भी आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे होते हैं ना, या आप कामयाबी चाह रहे होते हैं, तो समटाइम्स डाउट्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल। कभी डाउट्स आपको फील हुए कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? जब मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था और मैं KGMC आई थी, तो स्टार्ट में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और डरी हुई भी थी, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि MBBS की स्टडीज़ बहुत मुश्किल है। और मेरे माइंड में भी ये था कि यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा लायक होंगे और मैं तो कभी भी कोई पोजीशन नहीं ले सकूँगी। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट से अपना एक गोल बनाया कि मैंने अच्छे से स्टडी करनी है, और जब मेरा फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो उससे फिर ये हुआ कि मुझे ये मोटिवेशन मिली कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। बस उसके बाद से फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट की और फिर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा। और जब मेरा फर्स्ट ईयर MBBS का रिज़ल्ट आया तो मैंने पूरे KMU में टॉप किया था और फिर जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो फिर मुझे लगा कि आप अगर खुद मेहनत कर रहे हो, अगर आप आपके गोल्स आपने मुख्तस किए हैं, अगर आप उनको पाने के लिए अपना हर तरह से कोशिश कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन पुशिंग द सकती। लिमिट्स, अपने आप को ही आप शिकस्त देती रही हैं, अपने आप से आगे बढ़कर उठती रही हैं। ठीक है। अच्छा कंदील, आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया और आप उनका शुक्रिया भी बहुत अदा कर रही हैं और बनता भी है शुक्रिया अदा करना। ये बताइए, इसका क्रेडिट जो है मुकम्मल तौर पर इस कामयाबी का किसको देना चाहेंगे, और क्या ज़िंदगी में कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, हाँ एग्जैक्टली माली मुश्किलात का शिकार भी रही खुद को अपनी पढ़ाई कैसे के दौरान? अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने और फैमिली को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। और ये है कि मैं बिलॉन्ग करती हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो बहुत से हालात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी थे। और स्पेशली जब लोग ये सोचते हैं कि MBBS की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा उसमें आपको फ़ीस देनी पड़ती है, तो ये लोगों का कुछ गलत कंसेप्ट भी है, क्योंकि मैं ओपन मेरिट पे थी।
तो उस वक्त फ़ीस ओपन मेरिट की बहुत ज़्यादा नहीं थी और बाकी जो है मैं स्कॉलरशिप होल्डर थी बिल्कुल स्टार्ट से। मुझे मैट्रिक में, एफएससी में और ड्यूरिंग एमबीबीएस भी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा हर्डल्स इसमें नहीं आए थे। और दूसरा ये है कि मेरी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे फादर, मेरे मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद कंसिस्टेंट हैं और अगर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके रास्ते में कोई भी मुश्किल वो हर्डल नहीं बन सकती। तो इसलिए मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि आप सिर्फ मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको आखिर में आपकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। और आपकी इतनी मेहनत बड़ी विक जब किसी को मिले तो जाहिर बात है उसके बैक एंड पे खुशी भी बहुत सौ को होती है और खुसूसी तौर पे एक अदर ऐसा फादर फिगर के जिसने इतनी मेहनत के साथ इस सारे मिशन में पार्टिसिपेट किया। आपके बाबा के क्या इमोशंस थे, क्या तासुरात थे उनके जब इतनी बड़ी जीत के बारे में वो सुन रहे थे लाइव? मेरे फादर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट था, स्पेशली जब उनको स्टेज पे बुलाया गया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और तो मैं यही समझती हूँ कि वालिदैन के लिए सबसे बड़ी लम्हा यही होता है कि वो अपने बच्चों को कामयाब होता देखते हैं। और मैं भी खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन का अच्छा नाम कंदील, रोशन हुआ। सिंस यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, तो आपने क्वालिफाई कर लिया कि आपका मैसेज जो है ना बहुत सीरियसली लिया भी जा सकता है। तो कोई मैसेज उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनके वसाइल बहुत कम है लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ना पढ़ लिख जाएं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कभी भी ये सोच के कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अपने बच्चों की स्टडी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं और आप उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट होते हैं और आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद रास्ते निकाल देते हैं। और जब मैं अगर अपने पास में देखती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं इस मुकाम तक कैसे पहुँची हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ते निकाले हैं और इसलिए मैं उसकी शुक्रगुज़ार भी बहुत ज़्यादा हूँ। और मैं सब वालिदैन को भी यही पैगाम देती हूँ कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, स्पेशली अपनी बेटियों को, क्योंकि वो कभी भी उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, वो फ्यूचर में जाके आपका नाम रोशन करेंगी। इसलिए सब वालिदैन को मैं यही मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को सपोर्ट अच्छा करें। कंदील, एक चीज़ के ऊपर रोशनी डालें। ये तो हो गया पैगाम उनके लिए कि जिनके बच्चों ने जाना है, ठीक है। अब बच्चे खुद जो हैं उनके लिए, खुसूसी तौर पे लड़कियों के लिए आपका क्या पैगाम है? नौजवानों के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि आप पोटेंशियल्स, अपनी एनर्जीज़ और अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, बल्कि उनको अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज़ करें। और कभी भी अपने बैकग्राउंड को ये समझते हुए कि हमारा पस मंज़र अच्छा नहीं है, उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, बल्कि आप लोग मेहनत करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आखिर में आपके मेहनत का सिला ज़रूर देगा। और हमेशा आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, जो भी काम करें आप उसमें हमेशा लगन के साथ काम करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद उसमें रास्ते पैदा करेगा। और स्पेशली मैं फ़ीमेल्स को यही कहूँगी कि कभी भी उनको ये सोच के कि हमारी स्टडी वेस्ट जाएगी, और ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्टडी वो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जाके ज़रूर काम आएगी। और आज के ज़माने में आई थिंक फ़ीमेल्स के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर्स तो फ़ीमेल्स हमें हमारी सोसाइटी में उनके नंबर मैसेज। कंदील, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका फ्यूचर इसी तरह से ब्राइट हो जैसा आपका राइट नाउ प्रेजेंट है। और एक और बात कंदील के बारे में मैं बताना चाहूँगी, उनकी फैमिली के बारे में, कि उनके फादर टेलर मास्टर हैं और वो कहती हैं कि दिन रात जाग कर उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है। अच्छा आयशा, हमें इस चीज़ से एक बात का पता लगता है कि बरकत जो है ना वो किसी फाइनेंशियल अमाउंट का नाम नहीं होता। बरकत इस बात का नाम होता है कि आज को हम प्राउड फील कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में एक अदद ऐसे टेलर मास्टर हैं कि जिनकी सारी बेटियां वेल पोजीशन्ड बड़े इदारों के अंदर माशाल्लाह। अब कंदील खुद 17 गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद ग्रेजुएट कर रही हैं, हर जगह में फर्स्ट पोजीशन जीत के झंडे गाड़े, और इनके भाई भी इंजीनियर हैं। तो सबसे पहले तो सल्यूट टू यू सर कि आपने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की और इस तरह से आपने अपने बच्चों को पाला कि आज को हम जा सकते हैं और जाके बता सकते हैं कि ऐसा है हमारा पाकिस्तान। डेफिनेटली। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बहुत ही होनहार तालिबा से जिसने पढ़ने के बाद अपना नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, 17 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। ये सेगमेंट जो है ना ये भी हमारा तालीम से मुतालिक है, लेकिन थोड़ा कंसर्निंग, थोड़ा नहीं बल्कि कहना चाहिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो पैसे बचा कर अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं इंटरनेशनल बोर्ड्स की तरफ, जैसे कि कैम्ब्रिज, और उसके इम्तहानात देने से पहले पता चलता जनाब पर्चे लीक हो गए, जैसे
मैथ्स का पर्चा लीक हुआ या Business बिजनेस studies का पर्चा जो है वो लीक हो गया। इस सिलसिले के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जा रहा है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के अंदर भी, पेरेंट्स के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी। और अब ये पता चला है कि जनाब वो जो पर्चा लीक हुआ था उसको कैंसिल करने के बाद ये कह दिया गया है कि ये पर्चा दोबारा से होगा। अब दोबारा से वो एग्नी बच्चे फील करेंगे, उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अभी तक इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या क्या हो चुका है ये कोई इत्तला सामने नहीं है। इत्तला सामने नहीं है। दूसरा ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस, जब पेपर रिपीट होता है या पेपर दूसरी दफ़ा लिया जाता है तो वो क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट आता है। जिन्होंने ए लेवल्स किया उनको ये पता है कि यहाँ पे बुक में से क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और पेपर नया होता है हर दफ़ा का। अब इस प्रॉब्लम के सेंटर पे वो रकम मौजूद है कि जो लगाई गई स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आए, अरबों की तादाद में रकम जमा कराई गई और पर्चा लीक हो गया। दूसरी बात, जब ए लेवल्स किया हुआ बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की रूल्स के हिसाब से पाकिस्तान के 15% डिडक्शन होती है, परसेंटाइल डिक्रीज किया जाता है। उस चीज़ को कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं इक्विवेलेंस बनवाना। तो आप इक्विवेलेंस बनवा रहे हैं, आपने तैयारी ज़्यादा की, सिलेबस ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ा, वो सिलेबस पढ़ने के बाद आपने नंबर लिए, वो नंबर अब आपको बाकी परसेंटाइल के बराबर लाने के लिए उन नंबरों को कम किया जा रहा है और फिर जाके आपका होगा एडमिशन आपकी यूनिवर्सिटी में। पॉइंट्स ऑफ कंसर्न। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि पर्चा लीक किस तरह से हो गया, जबकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही अहम एजुकेशन सिस्टम था जिसके ऊपर बड़ी सबको यकीन था और इसकी क्रेडिबिलिटी थी, और इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी मुतासिर हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब जो कि चेयरमैन IBCC हैं, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी तक क्या किया गया और उनका क्या ख्याल है इस सारे मामले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं फसला। डॉक्टर साहब, कितना कंसर्निंग है ये कैम्ब्रिज के पर्चे लीक हो जाना, जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो, पेरेंट्स लोकल बोर्ड से निकाल के अपने बच्चों को उन बोर्ड्स में भेजें और वहाँ से पता चले कि जनाब पर्चे लीक हो गए हैं। जी, बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, ज़ाहिर है। लेकिन इससे पहले ये जो आप सवाल उठा रही हैं, आपने जो इंट्रो में कहा, थोड़ा मैं उसको क्लियर कर दूं कि जो 15% डिडक्शन का है वो नहीं है। जब इक्विवेलेंस IBCC इशू करता है तो पहले एक सिर्फ इशू होता था कि मैक्सिमम A* के 90% होते थे। अब 90% से ज़्यादा ये 94 और 95% तक जा रहा है, जिसकी वजह से पहले होता क्या था, बच्चे को अगर प्री मेडिकल फिर इंटर में जाना पड़ता था। अगर डॉक्टर बनना है तो फिर वो लोकल बोर्ड्स में चले जाते थे क्योंकि वहाँ मैक्सिमम 90% होते थे और वो डॉक्टर नहीं बन सकते थे। लेकिन अब जब 95 तक मिल रहा है तो ये बच्चे चले जाते हैं, तो वो डिडक्शन किसी लेवल पे IBCC नहीं करता। ये आपके तवज्जो से मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, ये डिडक्शन नहीं होती। ग्रेट। अब ये इसके ऊपर आ जाइए, जो पर्चे लीक। हाँ, यस, ये जो पर्चे लीक हुए हैं ये पिछले साल भी, ये बदकिस्मती है हमारी ना कि, और बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश पाई जाती है स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में, और IBCC मिनिस्ट्री सब ने इसको जो है इसका नोटिस लिया है। सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जो तशवीश होनी चाहिए वो कैम्ब्रिज को खुद होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले साल भी 2-3 पेपर उनमें सवाल जो है वो लीक हुए थे। अब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का जो है वो एडवांस सब्सिडरी का पेपर ये लीक हुआ है। तो डेफिनेटली ये इनको अपने सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो बहुत से प्रॉब्लम हो रहे हैं। अच्छा, एज अ रेगुलेटर हमारा काम क्या है? IBCC क्योंकि रेगुलेटर है। पहले पाकिस्तान में जो भी बोर्ड आते थे वो उनको कोई रेगुलेट नहीं करता था, लेकिन अब IBCC तकरीबन 8 बोर्ड्स को इंक्लूडिंग कैम्ब्रिज उनको रेगुलेट कर चुका है। अब जब हम रेगुलेट करते हैं तो 15 स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं, जिसमें एग्जाम, ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, इंटीग्रिटी और ये। लेकिन उसके साथ साथ जो कल्चरल सेंसिटिविटी हमारे कल्चर की है उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि बार बोर्ड्स हैं, वहाँ के हालात डिफरेंट हैं, हमारे हालात डिफरेंट, तो उन सारी चीज़ों को वो कंप्लायंस करते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी है, 29 अप्रैल को पेपर लीक हुआ और 30 को ही हमने उनसे डेटा ले लिया और उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते का हमसे टाइम ले लिया और 7 मई को उन्होंने रिपोर्ट कर दी। ठीक है, एक पेपर लीक हो गया, वो तो बोर्ड के तरफ है, बोर्ड पे सवाल, उसकी अपने साख के खिलाफ सवाल उठते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न इससे ज़्यादा ये है कि हमारा बच्चा सफ़र न करे, क्योंकि बच्चे ने पूरा, जिस तरह से आपने इंट्रो में कहा कि बच्चा पूरी तैयारी करता है, पैसे लगाता है। तो कैम्ब्रिज ने पिछले साल जो ऑप्शन दिए थे, इस दफ़ा हमने उनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लिया है। पिछले दफ़ा उन्होंने कहा कि पेपर कैंसिल, फिर रीटेक करेगा 6 महीने या साल के बाद। अब हमने ये किया है, कैम्ब्रिज ने इस पे एग्री भी किया और नोटिफाई भी कर दिया इसको
कि ये पेपर जो 29 को वाला कैंसिल हुआ है वो अब 9 जून को दोबारा ले रहे हैं। ठीक है, इसी तैयारी में ले रहे हैं क्योंकि बच्चा अभी तक तैयार है। ठीक है, अगर 4 महीने के बाद बच्चा रीटेक दोबारा आता तो फिर उसको नई तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा exactly. मल्ला साहब, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि फॉरेन से लिया जा रहा है और आप डेफिनेटली काम करें IBCC के थ्रू कि कोई बेहतर वर्केबल सोल्यूशन निकाला जा सके, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो नुकसान हो गया उसका जवाब कौन देगा? इन्वेस्टिगेशन कुछ हुई है या आप उनके साथ काम कर रहे हैं कैम्ब्रिज बोर्ड के साथ? हमने बिल्कुल हमने जब पहला खत लिखा था तो उसमें जो रिपोर्ट अभी हमें इन्होंने 7 मई को जमा करवाई उसमें उन्होंने बताया कि हमने कुछ जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है। साइबर सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको भी इन्होंने कंप्लेन दी है। जाहिर है इस पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनके पूरे दुनिया में पेपर हो रहे होते हैं, ठीक है, और लेकिन जाहिर है जोन्स में डिवाइडेड है। कुछ कंट्रीज एक जोन में है, फिर तो ये जो है, हालांकि मेरा ख्याल है कि 8-10 कंट्रीज में ये भी पेपर जो है हुआ है। अभी तक ये आइडेंटिफाई इनका नहीं हुआ कि पेपर लीक कहाँ से हुआ है, तो इस पर ये काम कर रहे हैं और इनसे रिपोर्ट लेंगे। लेकिन अभी हमने एक खत लिखा है अभी ताज़ा फिर कि जब आपने पिछले साल कहा था कि अब ये हम मजीद इसको सिक्योर करने जा रहे हैं तो ये दोबारा लीक क्यों हुआ है, और बहुत जल्द इनसे इंशाल्लाह हम रिपोर्ट ले लेंगे। सवाल ये पाकिस्तान के लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर आकर ये चीज़ पर्चा लीक हुआ है या फिर इंटरनेशनली कोई इंटरनेशनल? मैंने कहा कि 1 से ज़्यादा जोन्स में ये हुआ है। अच्छा, मैं ये टाइम लेना चाहूँगा यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताने के लिए। स्क्रीन के नीचे फ्लैशेस चल रहे होंगे, उसके ऊपर नंबर्स हैं, आप लाइव कॉल्स करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं कि जो लीड कर रहे हैं सारे मिशन को। आपको याद होगा कि 2019 में कोविड के टाइम के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लॉ ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट्स जो थे, साइमन आस्की साहब ने भी कंसर्न जाहिर किया था इस पर कि ये बच्चे अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर एग्जाम किसी और से करवा रहे हैं, असाइनमेंट्स किसी और से बनवा रहे हैं, और ग्रेजुएट वो बच्चे कर रहे हैं कि जो सिलेबस में इंडल्ज ही नहीं कर रहे। आपको लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो पूरी दुनिया के ऊपर, अब जाहिर बात है बहुत अच्छा बिजनेस है एजुकेशन का, बड़े पैसे वाला बिजनेस है, थोड़ा सा कैजुअल हो गए हैं अपने सेल्फ ऑडिट को लेके? देखें, जो रिजल्ट्स बता रहे हैं कम से कम उसमें तो ये नजर आ रहा है। अभी तक हमारे पास इम्तहान जो है वो ऑनलाइन की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में किसी के बोर्ड के भी इम्तहान ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि जो आपने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं फिर सबको पता है। जब तक कोई सिस्टम ऐसा आप इफेक्टिव नहीं लाते जिसमें आप इंश्योर करें कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% होगी, फिर तो हम इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद जो है वो पेपर का लीक होना ये कोई छोटी बात नहीं है। डेफिनेटली एक जो है वो पूरा एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन जाता है। दोनों पेपर्स AS लेवल के लीक हुए हैं, तो क्या ये एविडेंस? पेपर एक लीक हुआ है, ये बिजनेस का और मैथ्स नहीं, बिजनेस का क्लेरिफिकेशन आ गई है। अच्छा। बिजनेस का पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर अभी तक उन्होंने कहा है कि ये सोशल मीडिया पे ये चल रही है, लेकिन हमारा पेपर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का जो AS लेवल पे है वो हुआ है। अच्छा, ये जो अब रिपीट किया जाएगा जून में, इसकी दोबारा से फी तो नहीं ली? नहीं, फीस भी नहीं ले रहे, और इसी जो है वो सीरीज में ही ले रहे हैं। जो मई जून की कैम्ब्रिज की एक सीरीज होती है, फिर दूसरी सीरीज इनकी होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो वो उसमें आमतौर पर वो फिर दूसरी सीरीज में ले लेते थे या फिर नेक्स्ट ईयर ले लेते थे। लेकिन जब इनके साथ हमने क्लोजली काम किया तो ये हुआ कि अब ये 9 जून को ले रहे हैं। IBCC बीइंग द रेगुलेटर, आपके मैंडेट के अंदर क्या ये चीज़ भी आती है? डेफिनेटली अभी तो इंतजार किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। क्या जुर्माना भी किया जा सकता है या कोई और पेनल्टीज भी डाली जा सकती हैं इस बोर्ड के ऊपर? देखें, पाकिस्तान का बोर्ड हो, लोकल बोर्ड या फॉरेन बोर्ड, पहली बात तो यह है कि हम इंश्योर करवाते हैं कि जो आपके अपने रेगुलेशन में लिखा हुआ है कम से कम उसको तो इंश्योर करवा दें आप। तो हम अपनी तरफ से पेनल्टी इस तरह का नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने एग्जाम की इंटेग्रिटी हमारी रिक्वायरमेंट है। बच्चे को तकलीफ किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए। हमारी कल्चरल और रिलीजियस सेंसिटिविटीज जो हैं उसको इंश्योर करवाना चाहिए। और उसके अलावा जब आप यहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो जो हमारे जो फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे NOC लेना चाहिए, या जो टैक्सेस के मामला आते हैं ये करते हैं, उनसे हम उन्हीं के सिस्टम में इंश्योर करवाते हैं। हम अपनी तरफ से कोई पेनल्टी नहीं लगाते। अलबत्ता आगे जाके इनको वार्न तो करना पड़ेगा कि भाई आए दिन ये पेपर जो लीक हो रहे हैं तो हमसे भी जाहिर है, बच्चे भी पूछ रहे हैं। हमारे पास इस्लामाबाद से कॉलर हैं, शाइमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके सामने सब कुछ खुला है और किस तरह से ये मामलात हुए, आपका सवाल क्या है शाइमा? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या करेंगे? सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ, हमारा कंप्यूटर साइंस का भी P1 पेपर लीक हुआ था। आप उस चीज़ के बारे में क्या करेंगे? और कब हुआ था ये? हमारा अभी
2 दिन पहले लीक हुआ था हमारा जब 2 दिन पहले, ठीक है। अब अभी आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है ना कि मैथ्स का जो पेपर है वो अब जून में ही लिया जाएगा? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप सुनते रहिए, हम ये सवाल कर लेते हैं मल्ला साहब से। कंप्यूटर साइंस का पेपर भी वो कह रही है 2 दिन पहले लीक हो गया, तो ये तो एक सीरीज लग रही है कि किसी के हाथ में आ गया है। अगर तो कोई ऐसा एविडेंस है तो हमें भेजें, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो उन्होंने एक्नॉलेज किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि हमारे पास सिर्फ एक एएस का पेपर मैथमेटिक्स किया, उस पर उन्होंने डिसीजन भी ले लिया है। ठीक है, आपकी अपनी जो रिपोर्टिंग है या जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती है, एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बोर्ड से आ रही है आपको, अपनी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या कहती है? देखिए, सोशल मीडिया पे मैं आपको बताऊं, आए दिन जो है, मैं बल्कि बच्चों को भी कहूंगा कि सोशल मीडिया की बातों पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मैं सुबह सवेरे घर में बैठा था तो बेटे का भी उस दिन पेपर था मेरे का, तो उसने कहा कि पापा ये पेपर लीक हुआ है। मैंने कहा इस पे कभी भी नहीं जाना, ठीक है। जब वो पेपर दे के आया वो कह रहे कि पापा नहीं, वो नहीं था। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पे बच्चे इस तरफ न जाएं, आप अपने इम्तिहान की तैयारी करें, उसके बाद अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो वो ऑफिशियली हम उसको टैकल कर लेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी करें और इम्तिहान दें। अगेन वो जो एग्नी है या फिर वो जो एक सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस आ जाती है कि मैं यहाँ पर बैठ के तैयारी कर रही हूँ पेपर की, और सामने जो सोशल मीडिया यूज करने वाले बच्चे हैं उनके पास आ गया पेपर, तो वो तो बगैर तैयारी के अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। इस एग्नी से भी तो हमें अपने बच्चों को बचाना है। अगर तो वो लीक हो जाता है जिस तरीके से मैथमेटिक्स का हुआ, फिर तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया ज्यादा इस तरह की फेक एआई बेस्ड जो चीजें आ रही हैं वो बच्चे को डिस्टर्ब कर रही हैं। बच्चे इस तरफ तवज्जो ज्यादा ना दें। अगर कोई इस तरह की चीज होगी तो हम IBCC, कैम्ब्रिज या बाकी बोर्ड्स के साथ उसको टेकअप कर लेगा, लेकिन बच्चे इस तरफ ज्यादा तवज्जो ना दें। इन द एंड मैं चाहूंगी मल्ला साहब इस पे भी आप कमेंट कर दीजिए कि ये अब इस तरह से पेपर बार बार लीक होना, हर साल लीक होना, क्रेडिबिलिटी पर कितने ज़्यादा सवाल उठाता है ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये मैं आपको बताऊं कि कैम्ब्रिज को इस पे सोचना चाहिए। इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं कि 2 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी में जब मैं गया तो वहां भी पूछा गया कि क्या कैम्ब्रिज के अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शंस हैं। IBCC ने 8 बोर्ड्स को रेगुलेट किया हुआ है, 8 इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं। अब मैं इसलिए कैम्ब्रिज को भी, जो मेरे दोस्त हैं जानने वाले, मैं उनको कहता देता हूं कि अगर आपने इस तरह की चीजें की तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले तो ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन अब ऑप्शन आ गए हैं। सिटी एंड गिल्ड्स आ गया है, लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क आ गया है, आपका AQA ऑक्सफोर्ड AQA आ गया, उसके अलावा एडेक्सेल पियर्सन आ गया, उसके अलावा स्विस क्वालिफिकेशन जो है वो IB बहुत मशहूर है, वो आया हुआ है। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड आया हुआ है, यानी कि कंपटीशन मौजूद है कैम्ब्रिज के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, और हमारे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे जो है ना वो कैम्ब्रिज की तरफ नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आप लोगों की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उनके फ्यूचर का भी ख्याल रखना है। एंड आई एम ग्लैड टू नो कि किया जा रहा है IBCC की तरफ से। थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्ला हमें ज्वाइन करने के लिए। और शाइमा, अगर आप हमें देख रही हैं, अगर आपके पास सबूत है कि पर्चा लीक हुआ था कंप्यूटर साइंस का, तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर आप हमें टैग कर सकती हैं, और हम दोबारा से एक सेशन जो है ना आपके लिए प्लान करेंगे। इंस्टाग्राम हैंडल है सुब से आगे, उस पर आप हमें टैग कर सकती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो और सेगमेंट्स लाइंड अप है, साथ रहिएगा। This segment is brought to you by Chughtai Lab. वेलकम बैक वंस अगेन। आपको पता है कि चुगताई लैब का और सेहत से आगे का ये सेगमेंट है, तो आपकी सेहत के बारे में हमने बात करनी है। क्यों? क्योंकि सेहत का शोबा ऐसा है जिसके अंदर बाकी शोबों की तरह तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ तो नए नए इलाज आ रहे हैं, तो नई नई बीमारियां भी किसी से पीछे नहीं है। नए नए वायरसेस और नए नए वेरिएंट्स जो है ना वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम नई रिसर्चेज आ रही हैं। AI इंटीग्रेशन जो है वो मेडिकल की फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल की फील्ड जो है एक पूरी मेडिकल साइंस, और ऐसे कुछ इदारे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जो इन तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद हमारे लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आते हैं, क्योंकि वो तहकीक, तालीम और जिद्दत पर भी काम करें ताकि मरीजों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा सके। अब वो कौन सा एक ऐसा इदारा है, आप जरा उसके बारे में बताइए। चुगताई लैब्स का इदारा है, और वो इदारा कर क्या रहा है कि रीच नाम का एक नया मिशन आया है, और रीच नाम का ये मिशन जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, और ये जो एब्रिविएशन है, ये एब्रिविएशन क्या है? ये है रिसर्च, एजुकेशन एंड एडवांसमेंट, और इसको लेके आ रहा है चुगताई लैब। अब इस रीच जो मिशन है, ये वर्ड रीच नहीं है, एब्रिविएशन है रीच, इसको लीड करने में चुगताई लैब्स का क्या रोल है, और किस तरह से ये जो रीच एब्रिविएशन बनाया गया है ये मेडिकल के शोबे को तब्दील कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हिजाब बतूल, जो कि हर दफ़ा इस सेगमेंट में हमारे साथ होती हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसाइट भी देती हैं, और इसी के साथ इनका ये सेगमेंट एजुकेशनल भी होता है बहुत हद तक। तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं?
ज़बरदस्त मैम। अच्छा, रीच पहले तो बताइएगा कि ये है क्या, ये एब्रिविएशन, व्हाट ईच एक्रोनिम इन इट स्टैंड्स फॉर, और चुगताई लैब जो है क्या रीच करना चाहता है रीच के थ्रू? जी, तो ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च किया है। रीच डिपार्टमेंट, आर फॉर रिसर्च, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर एडवांसमेंट, सी फॉर कोलैबोरेशन एंड एच फॉर हेल्थ केयर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है हम लोगों को रीच डिपार्टमेंट बनाने की? क्योंकि अक्सर आप देखें इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च के नाम से डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन आगे एडवांसमेंट, कोलैबोरेशन वगैरह इस तरह से नहीं होता। मैं एक रिसर्चर हूँ, डॉक्टर होने के साथ साथ भी मेरी काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, लेकिन जब मैं पब्लिकेशंस करती हूँ, देखती हूँ, और अपने जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो जब रिसर्च करने के लिए आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि रिसर्च का इम्पैक्ट पाकिस्तान में वैसा नहीं है जैसा इंटरनेशनल स्टडीज़ में आप देखेंगे। कोई भी बड़ी स्टडी आप उठा के देखें तो वो इंटरनेशनल होगी। पाकिस्तान का नाम बहुत कम आता है, लेकिन बहुत कम देखने में आता है। इसकी वजह फिर हम लोगों ने डिग आउट की कि ऐसा क्यों है, हमारे बच्चे बाकी लोगों से पीछे ना रह जाएं, या अगर रह रहे हैं तो इसकी क्या वजह है, उसके लिए चुगताई लैब को क्या करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत प्लस पॉइंट था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हम लोगों ने लॉन्च क्यों किया ये वाला डिपार्टमेंट। एक पॉइंट हमारे पास जो बड़ा प्लस पॉइंट था वो ये था कि चुगताई लैब का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। एक अच्छी रिसर्च करने के लिए हमारा जो डेटा होता है वो बहुत ही एक इम्पैक्टफुल डेटा होना चाहिए, बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मबनी होना चाहिए। यानी कि मैं ये ना कहूँ कि मैं एक छोटी कॉलोनी में बैठी हूँ, यहाँ के मरीजों का ये डेटा है तो इसका मतलब है ये एप्लीकेबल हो सकता है बाकी दुनिया के ऊपर भी। ऐसा नहीं है। अगर मैंने पाकिस्तान में किसी चीज़ की प्रेवलेंस देखनी है, पाकिस्तान में किसी डिजीज़ की परसेंटेज देखनी है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है, तो उसके लिए मुझे पूरे पाकिस्तान का डेटा मेरे पास होना और मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। चुगताई लैब का नेटवर्क क्योंकि पूरे पाकिस्तान में है, तो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया कि हमारे पास पेशेंट्स का डेटा भी है और हमारे पास एक्सेस भी है और हमारे पास टेस्ट की सहूलियात भी हैं, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए रिसर्च को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ठीक है, उसमें हमने आर रिसर्च जो है ना वो कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँ? जी प्लीज करें। जी, उसके बाद हमारा है एजुकेशन। अगर रिसर्च होगी तो ही मेडिकल एजुकेशन आगे बढ़ेगी। मेरा आज का जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा जो फोकस है वो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेज, अलाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है ना उन लोगों के ऊपर है, यंग स्टूडेंट्स के ऊपर है। और जो कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जिनका रिसर्च और थीसिस का हिस्सा होता है कि मेडिकल रिसर्च या कोई भी रिसर्च उन्होंने करनी होती है। अब उसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक ऐसा मैं कोई चीज़ निकालूँ कि जिसका कोई फ़ायदा भी हो लोगों को। सिर्फ बराए नाम मैंने एक पेपर लिख देना, आर्टिकल लिख देना नहीं। मैं क्या अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, कोई उनके लिए इम्पैक्टफुल चीज़ कर रही हूँ, क्या मैं कोई नई मेडिसिन को ट्राई कर रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा उसके बाद एडवांसमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा है। डेफिनेटली बहुत बड़ा डेटा चुगताई लैब के पास होगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके सेंटर्स मौजूद हैं। डेफिनेटली तो ये नेचुरल ही है कि इस तरह का कोई रिसर्च सेंटर बना लिया जाए। इस डेटा को कोई भी ले सकता है यहाँ पर आने के लिए या रिसर्च करने के लिए, या फिर चुगताई लैब के साथ मिलकर ही स्टूडेंट्स को या बच्चों को या डॉक्टर्स को अपनी पब्लिकेशंस के लिए काम करना पड़ेगा या रिसर्च करनी पड़ेगी? क्योंकि लोगों का डेटा, उसकी प्रोटेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट होती, बिल्कुल। इसमें पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। हम उसको वेव ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे पास टेस्ट कराने आई हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आयशा ने ये टेस्ट कराया था, उसका ये रिजल्ट है, इसका मतलब है मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रही हूँ। इसमें हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है जो कि एथिकल बोर्ड, इखलाकी बोर्ड है। उसमें ये हम फैसला करते हैं कि क्या ये रिसर्च इखलाकी हदों के अंदर रह के की गई है, क्या मरीज से इसकी इजाज़त ली गई है, मरीज का डेटा इस्तेमाल करने की इजाज़त ली गई है। फिर हमारे पास कॉन्सेंट फॉर्म्स होते हैं। जो मेरे पास पेशेंट आता है मैं उसे कॉन्सेंट फॉर्म पे सिग्नेचर कराती हूँ कि आपका डेटा रिसर्च के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो उसके ऊपर साइन करता है तो उसका डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं करवाना चाहता, बिल्कुल आपने मेरी इन्फॉर्मेशन देनी, तो उसका हम लोग उसमें नहीं डालते। हमारा हर रिपोर्ट के साथ ये लिखा होता है कि इसकी कॉन्सेंट है हमारे पास या इसकी कॉन्सेंट नहीं है। ये अब मुश्किल से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया लेकिन कर दिया है, क्योंकि हम कोई बहुत रेयर डिजीज का पेशेंट है मैं बाद में मौजूद हैं। क्योंकि समटाइम्स अगर हम इंटरनेशनली देखें तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा होता है और लोगों का मेडिकल की जो पूरी हिस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा होता है। अच्छा, ये इदारा लॉन्च अभी हुआ है तो फिर कंसेंट फॉर्म अभी से लॉन्च किए गए हैं या फिर पहले जो डेटा मौजूद था उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, चुगताई लैब में जो हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर्स ही कराते हैं, रिसर्च तो शुरू से हो रही है। जब से चुगताई लैब में रिसर्च शुरू से हो रही है, हर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कॉन्सेंट ली जाती है, हर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कॉन्सेंट फॉर्म होता है। अगर मैंने रिसर्च नहीं ली, वो अनएथिकल रिसर्च, कॉन्सेंट नहीं ली, वो अनएथिकल रिसर्च होगी और वो कहीं पब्लिश नहीं हो सकती। आई एम बाउंड
बाय डिफरेंट जर्नल्स, नेशनल और इंटरनेशनल, के मैंने पहले एविडेंस देना होता है कि इन मरीजों की कॉन्सेंट मेरे पास है। अगर मैं वो एविडेंस नहीं दूंगी, मेरे ऊपर भी बैन लग जाएगा कि ये रिसर्चर ठीक नहीं है और मेरी पब्लिकेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर रिसर्च बहुत ज़रूरी है और उनमें से वैक्सीन इंजरीज एक वो पार्ट है कि जिसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम वैक्सीन इंजरीज को लेके बात करते हैं तो क्या हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं पेशेंट्स की, इतना बड़ा सैम्पल साइज़ हमारे पास है कि इस चीज़ पे काम किया जा सके, या मोटिवेशन है चुगताई लैब की इस तरह के एरियाज़ को टच करने की और इसमें इंडल्ज करने की, और क्या रीच इसमें अपना पार्ट प्ले करेगा? जी बिल्कुल। इसका जो एडवांसमेंट है, जो पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा हम फोकस इस बात पे करते हैं कि कुछ टेस्ट तो हमारे पास हैं, कुछ की ज़रूरत है। अब इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, ये वैक्सीन की इम्प्लीमेंटेशन, एविडेंस, इसकी ऑथेंटिसिटी, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए चुगताई लैब का जो इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत वास्ट है। इसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस और जो इम्यूनोलॉजी के लेवल्स हैं, अगर आपने वैक्सीन कराई है, आपका एंटीबॉडीज़ किस लेवल पे आई हैं, क्या आप इम्यूनिटी आपने अटेन की है या नहीं की, आप रिकवरी के लेवल पे हैं या अभी आप डिजीज़ के लेवल पे हैं, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिस्टम मौजूद है। अब भी मैंने अगर कोई वैक्सीन लॉन्च की है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो उसके लिए एक नाम होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी मैंने ट्राई करना है कि ये क्लिनिकल जो चीज़, नई चीज़ आई है, टेस्ट आया है, क्या वो मरीज़ के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, नुकसानदेह ठीक है नहीं है, सेफ हो गई, क्या काम कर रही है कि नहीं कर रही, मैंने वैक्सीन किसी पे लगाई है, क्या उसमें एंटीबॉडीज़ आई हैं या नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड की आई थी, हमने बहुत रिसर्च की थी, हमने 15,000 डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाई थी और उनका फिर हमने डेटा कलेक्ट किया था कि उनमें एंटीबॉडीज़ बिल्कुल बेसलाइन के ऊपर कितनी थी, क्या किसी को एक्सपोजर था या नहीं था, 2 हफ्ते बाद कितनी थी, 2 महीने बाद और साल बाद कितनी थी। तो ये तो हम लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि किसी भी चीज़ को ट्राई, वैक्सीन के ट्रायल करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है और पेशेंट्स को हम लोग शुरू से एंड तक टेस्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर इजाब, इन द एंड ये बता दीजिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो चुगताई लैब के साथ, रीच के साथ मिलकर अपनी रिसर्चेस करना चाहते हैं, वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ये इसको डिपार्टमेंट को वजूद में लाने का सबसे बड़ा मकसद था कि हर आए दिन बच्चे, स्टूडेंट्स, यंग डॉक्टर्स हमारे पास आते थे। आपको स्क्रीन में थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा, एक ईमेल एड्रेस भी आपको नज़र आएगा और एक फ़ोन नंबर भी नज़र आएगा जो कि रीच ऑफिस का है। जो नए स्टूडेंट्स, जो यंग डॉक्टर्स या इवन ओल्ड डॉक्टर्स, ओल्ड तो सॉरी नहीं कहना चाहिए, जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, अगर वो कोई या एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो हैं वो अपना कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस डिजीज़ के ऊपर इस चीज़ का डेटा चाहिए। कॉन्सेंट वाला डेटा हम उनको उठा के देंगे। अगर वो कहेंगे ये नया टेस्ट बाहर से लेकर आओ, हम वो नई किट बाहर से लेकर आते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं वो टेस्ट जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। मैंने बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि वो टेस्ट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं था और अभी भी लॉन्च नहीं, क्योंकि वो ट्रायल के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम लोग वो करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स आएँ, हमसे कॉन्टेक्ट करें और हम हर तरह की रिसर्च में उनके साथ करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे यूनिवर्सिटीज के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ, लाइक वी हैव अ वाइड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाब हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़ा अच्छा है रीच का ये इदारा, और मुझे जैसे जैसे पता चलता जा रहा है ना चाइल्ड लैब के बारे में और क्या क्या ये कर रहे हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर, खुशी भी होती है कि पाकिस्तान बेस्ड एक ऐसा इदारा है जो इस लेवल पर जाकर काम कर रहा है। इंस्टीट्यूशन है, पूरा इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर हम कह सकते हैं जाकर काम कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी सेगमेंट्स हमारे पास, स्टे विद अस। This segment is brought to you by Chugtai Lab. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एंड सिंस आपका डे स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड स्टार्ट करना होता है तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो खबरें कि जो आपके दिल को जो है ना वो खुशी से भर देती हैं और एक बाग का माहौल बन जाता है आपके दिल के अंदर और गुल खिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने रिपोर्ट देखी थी, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम हमारे यहाँ से गई थी पाकिस्तान से खेलने के लिए, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल क्लब, उन्होंने एक मैक्सिको गए थे वो लोग, उन्होंने एक शानदार आगाज किया। और जिस तरह से काशिफ जो स्ट्राइकर थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं टॉप स्कोरर रहा हूं और मैं फिर भी टॉप स्कोरर बनूंगा। 18 घंटे दिन में काम करता है लड़का, 3 घंटे फुटबॉल ट्रेन करता है। कि वो बता कर गए थे और बताने के बाद उन्होंने करके दिखाया भी। आज पाकिस्तान ने 2 फतुहात अपने नाम कर लिए, इंडोनेशिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तान जीत गया एंड मैक्सिको के अगेंस्ट भी 5-0 से जीता है। और मजे की बात यह, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लड़कों ने जीतने के बाद अपनी जीत जो है वो पाकिस्तान के नाम, मार्का हक के नाम की है और हमारी पाक अफवाज के नाम की है। हमारे पास जो गोल स्ट्राइकर्स थे जिन्होंने गोल स्ट्राइक किया, जिन लोगों ने गोल स्कोर किया, हमारे
पास गोल स्कोरर्स के नाम है। सबसे पहले काशिफ खान के, जो कह के गए थे मैं टॉप स्कोरर था पिछली दफ़ा भी और टॉप स्कोरर बनूंगा, इस दफ़ा भी उन्होंने 2 गोल स्कोर किए। हमारे पास ईसा खान है जिन्होंने फिर 2 गोल स्कोर किए, और उसके बाद शाहिद अंजुम है जिन्होंने 1 गोल स्कोर किया। इंडोनेशिया के खिलाफ हम लोग 2-0 से जीते हैं, और जिस तरह आयशा ने आपको बताया मेक्सिको के खिलाफ हम लोग जीते हैं 5-0 के साथ। इन लोगों का इंटरव्यू भी लिया था, इन लोगों के कोच का इंटरव्यू भी लिया था, और टीम मैनेजर का इंटरव्यू भी लिया था। मुझे ये बताया ना, जब आप इंटरव्यू लेने गए थे इनका, मुझे पता है कि आप ही गए थे, मुझे लेकर नहीं गए थे, तो उस वक्त आपको लगा था कि लड़कों में इतना दम है कि ये जीत कर आएंगे। और मैंने इनके साथ फुटबॉल खेला भी था, बहुत मजा आया था, और लड़कों में दम है जी। हमारे गोलकीपर्स जो थे उन्होंने कहा था, अब्दुल्ला गोलकीपर इनकी टीम के, इन्होंने कहा था कि कोई स्ट्राइकर किसी मुल्क का भी हो, बी इट इटली, बी इट व्हाटएवर, ठीक है, मैं हर गोल रोकने के लिए तैयार हूँ। ओह वाओ, लवली। मुझे लगता है कि ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, कोई भी खेल हो, वो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत इजाफा करते हैं। नो मैटर आप जिंदगी के कोई भी शोबे से उठकर आए हों, कोई भी क्लास से उठकर आए हो, जब बन जाते हैं आप एथलीट, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका करेज जो है ना, वो बढ़ता ही चला जाता है, और इन बच्चों ने ये साबित करके दिखाया है। इस अच्छी खबर के साथ ही खत्म करते हैं आज के शो का। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, जिसमें अच्छी भी होंगी, जिसमें ऐसी खबरें भी होंगी जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।